एलेप्पो में सेना की हार पर बड़ा खुलासा सामने आया है। आधुनिक उपकरणों से लैस हैं विद्रोही। एलेप्पो में सेना का संचार बंद किया गया। अमेरिकी उपकरण होने का अंदेशा जताया गया, तो इसलिए बशर की सेना के सामने मजबूत नजर आए ये विद्रोही गुट, क्योंकि अमेरिकी आधुनिक हथियारों का, उपकरणों का वो इस्तेमाल कर रहे हैं और संचार को भी उन्होंने बाधित किया सीरिया की सेना के। तो विद्रोही गुटों के पास हथियारों का जखीरा, जी हां, और ये हथियार कहां से मिले, किसने दिए, जरा वो भी देख लेते हैं। M16 राइफल वो अमेरिका से मिले हैं और M240 मशीन गन ये अमेरिकी हथियार है। विकर्स मशीन गन जो कि ब्रिटिश है और M26 ग्रेनेड जो कि अमेरिकन हथियार है जो विद्रोहियों के पास था। इसके अलावा देखिए अमेरिका से और दूसरे देशों से क्या क्या मिला है। M72 रॉकेट अमेरिका से और मिलान एंटी टैंक मिसाइल फ्रांस से, BGM-71 एंटी टैंक मिसाइल अमेरिका से और FIM-92 स्टिंगर मैनपेट जो कि अमेरिका से मिला है इन विद्रोहियों को, जिसका वो इस्तेमाल कर रहे हैं। अत्याधुनिक हथियार जो कि सीरिया की सेना के खिलाफ ये विद्रोही इस्तेमाल कर रहे हैं। जी हाँ, और हमारे साथ इस वक्त तमाम खास मेहमानों का बड़ा पैनल जुड़ा हुआ है, उनसे मैं आपका तारुफ करा चुका है। लेकिन सबसे पहले सुमित चौधरी, मैं आपका रुख करूंगा। सुमित, ये जो तस्वीरें सामने आ रही हैं, जिस तरह से विद्रोहियों को आगे करके बशर अल असद की सेना के खिलाफ ये जंग छेड़ी गई है, जिस तरह से अमेरिका, इजराइल और तुर्की का भी इन विद्रोहियों के पीछे हाथ नजर आ रहा है, कैसे आप देख रहे हैं, क्या मंशा नजर आ रही है, सबसे बड़ा मोटिव इस जंग का है क्या? देखिए, इस जंग का सबसे बड़ा मोटिव ये है कि आप ना सिर्फ अस्थिरता बल्कि आप देखें कि रूस को, ईरान को आप कह सकते हैं कि सीधे तौर पर कमज़ोर करना। और मैं आपको ये भी बता दूं कि इसमें अमेरिका और इजराइल के दोनों के इंटरेस्ट जुड़े हुए हैं, क्योंकि अगर आप देखें कि सीरिया से ईरान और रूस की पकड़ कमज़ोर होती है तो निश्चित तौर पर उनके लिए सीधे तौर पर चुनौती, खासतौर पर ईरान के लिए, क्योंकि अगर ईरान सीरिया से बाहर जाता है तो निश्चित तौर पर इजराइल के लिए ज़्यादा आसान होगा ईरान को टारगेट करना। और यही वजह है कि जितने प्रॉक्सीज इस समय सीरिया में बैठे हुए थे ईरान के, उन सबको कहीं ना कहीं टारगेट किया जा रहा है। और यही वजह है, देखिए, जो नॉर्थ वेस्टर्न इलाके जितने हैं सीरिया के, इनको ज्यादा कैप्चर किया जा रहा है, इन पे ज्यादा आप रेजिस्टेंस देख रहे हैं, इन पर ज्यादा हम कॉन्फ्लिक्ट देख रहे हैं बनिस्बत उन इलाकों के जहां पे अमेरिकन फोर्सेस बैठी हुई है। और ये सारे बेसिस वो हैं, करीबन 105-132 के करीब ऐसे बेसिस, ऐसे पोस्ट है जहां पे रशिया की जो डिप्लॉयमेंट है सबसे ज्यादा है। तो निश्चित तौर पर इन इलाकों के अंदर ज्यादा फोकस किया जा रहा है। अलेप्पो हो, इडलिब हो, आप होम्स की इलाके की बात कर सकते हैं, ये सारे टॉटस की नेवल बेस की बात कर सकते हैं, यहां पर खतरा ज्यादा बढ़ता जा रहा है। और यही वजह है कि ये सीधे तौर पर रशिया के लिए और ईरान के लिए सीधे तौर पर चुनौती है। बिल्कुल, ये बड़ी चुनौती यहां पर नजर आ रही है। चतुर्वेदी सर, सवाल ये है कि जिस तरीके से एक एक करके सारे देश बहुत तेजी से इस वॉर में इन्वॉल्व होते जा रहे हैं, कहीं ये सबसे बड़ा बैटल ग्राउंड तो नहीं बनने जा रहा है? क्योंकि पहले से जहां पर युद्ध चल रहा है वहां या तो स्थिति थोड़ी ठंडी है या फिर कोई एक पार्टी जो है वो कमजोर पड़ती जा रही है, लेकिन यहां तो पूरी तरह से दोनों पक्ष खुलकर सामने आते नजर आ रहे हैं। रवि, बिल्कुल सही कहा आपने कि ये एक बहुत ही गंभीर सिचुएशन बन रही है वहाँ पर, और ऐसे ऐसे देश जो कि डायरेक्टली इन्वॉल्व हो रहे हैं, इराक डायरेक्टली इन्वॉल्व हो रहा है, अमेरिका इन्वॉल्व हो रहा है, रशिया, ईरान, ये सब, और ये एक ऐसे देश का फ़ायदा उठा रहे हैं जो अस्थिर है। ये आज से नहीं, कम सीरिया में अस्थिरता कम से कम आज से मैं समझता हूँ 40-50 साल से चल रही है, और वहाँ पे एक गृह युद्ध की स्थिति हमेशा से रही है। आज भी वहाँ पे एथनिक भी है, जाति भी है, नस्ली भी है, ये सारे कारण हैं। और अमेरिका का जो इंटरेस्ट है वो रशिया और ईरान को ऐसी जगह इंगेज रखना जिससे कि वो कहीं पे एक तो डेवलपमेंट नहीं हो पाए उनके देश में, दूसरा वो हमेशा कहीं ना कहीं उनकी आर्मी और उनके रिसोर्सेज कमिटेड रहें, जिससे वो कंसंट्रेट करके अपने देश के ऊपर ध्यान ना दे सकें। ईरान रशिया के साथ है, इजराइल अमेरिका के साथ है, और इसके अलावा भी बहुत कुछ वहाँ पे एक कन्फ्यूजन की स्थिति है जो कि मैं समझता हूँ विश्व के लिए एक ऐसा एक एरिया बन गया है, मिडिल ईस्ट का ये एरिया, कि जिसको चाहे वहाँ पे कभी भी जो भी कुछ एक अस्थिरता वहाँ पे लाने के लिए बहुत आसानी से हो सकता है। इस वक्त यूएन का रोल बहुत महत्वपूर्ण है, लेकिन मैं नहीं समझता कि वो कुछ करेगा, क्योंकि आज के दिन अगर देखा जाए तो यूनाइटेड नेशन तकरीबन इनफेक्टिव हो गया है। जब तक उसका रिकंस्टिट्यूशन नहीं हो, रीस्ट्रक्चरिंग नहीं हो,
तब तक ये नहीं होगा। किसी ने शांति सेना की भी बात की है, लेकिन ये सब चीज़ें बहुत मुश्किल हैं वहाँ पे जब तक कि ये बड़ी कंट्रीज अमेरिका, रशिया, ये सब खुद नहीं वहाँ शांत की पहल करें। वो तो वहाँ पे शांत नहीं, वहाँ पे अशांत की पहल कर रहे हैं। बिल्कुल, जिस तरह से महाशक्तियों का इन्वॉल्वमेंट सीरिया के अंदर नजर आ रहा है वो अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण है। महेश सचदेव साहब, लेकिन ये बताइए कि आज सीरिया से जो तस्वीरें सामने आ रही हैं उसमें हमें सीधे तौर पर नजर आ रहा है कि आईसिस के खूंखार बर्बर आतंकी, अल कायदा के आतंकी इन विद्रोहियों के साथ खड़े हुए हैं और खुलेआम वो हाथों में हथियार लेकर घूम रहे हैं, टैंक्स लेकर घूम रहे हैं। अमेरिका और इजराइल इन आतंकियों के साथ नजर आ रहा है। वो अल कायदा जिसने अमेरिका को सबसे बड़ा जख्म दिया। ये कौन से समीकरण है? ये ज्यादा हासिल करने की आखिर कैसी चाहत है जिसमें आज अमेरिका अल कायदा के आतंकियों को अपना प्यादा बनाकर इस्तेमाल कर रहा है सीरिया के मैदान में? सवाल जायज़ है और सवाल ये दिखाता है कि ये समीकरण इतने आसान नहीं हैं, सीधे साधे नहीं हैं, इनमें जटिलताएं हैं और इनमें सतत परिवर्तन होता रहता है, जिससे कि कोई भी चीज़ को एक स्थिर तरीके से देखा जाना संभव नहीं है। ये कहना होगा यहाँ पर कि तुर्की का रोल बहुत महत्वपूर्ण है। तुर्की एक सुन्नी देश है और उसने सीरिया के तकरीबन 4 मिलियन सुन्नियों को शरण दे रखी है और 4 मिलियन के अलावा 4 मिलियन इडलिब के एक्सक्लूजन जोन में रह रहे हैं, जिनमें कि ये आपने जिक्र किया हैयत तहरीर शाम के संगठन के नेतृत्व में अलेप्पो पर, हलब जिसको अरबी में कहते हैं, उस पर कब्ज़ा किया गया है और बशार अल असद की सत्ता के ऊपर एक साया मंडराने लगा है। तो इसमें कई संगठन हैं जो कि आपस में जिनकी पटती नहीं है, जो एक दूसरे से टूटे हुए हैं और उनका आपस में संबंध खराब है। आईसिस का अल कायदा से संबंध ठीक नहीं है और तहरीर का पहले जो अवतार था वो नुसरा, वो अल कायदा के साथ था, लेकिन वहाँ से टूट के आया है क्योंकि अल कायदा एक धर्मांध संगठन था, इनको राष्ट्रवादी संगठन बनाना था। तो नुसरा बना और नुसरा के बाद तहरीर बना और तहरीर के साथ भी कुछ लोग आए और गए। अगर सैनिक समीकरण की बात करें तो ये जो गुट हैं इनका पूरा संगठन जो है तकरीबन 80,000 लड़ाकों का माना जाता है। और सीरिया की फ़ौज इस वक्त आधे मिलियन के बराबर उनके पास संगठित शक्ति है। तो लेकिन अगर सीरिया की फ़ौज में एक तरह से विद्रोह होता है तो फिर जो असद के अपने कुछ चीजें अलावी लोग हैं वो रह जाएंगे और बाकी जो सुन्नी फौजी हैं कुछ चीजें बहुत दिलचस्प बताई आपने कि ये जो गुट है इनके बीच का जो रिफ्ट है और एक जो ट्रेडिशनल वहां पर जो सुन्नी चरमपंथी गुट है उनकी लड़ाई ने इस पूरे ग्राउंड को तैयार किया जिसमें ये बड़ी ताकतें अपना गेम खेल रही हैं।